सुषमा पहले से ही अपनी पंजाबी बहू से परेशान थी, लेकिन जब सुषमा का दूसरा बेटा भी पंजाबन बहू ले आता है तो सुषमा तो अपना सर पीट लेती है। माँ जी, आप तो मेरे चेहरे से वाकिफ है। मैं पम्मी की दोस्त जस्सी, लेकिन अब तो मैं पम्मी की देवरानी बन गई हूँ। अरे एक आफत कम थी जो तू इसे ब्याह लाया। मैंने पहले ही बड़ी बहू को मना किया था कि वो अपनी सहेली को इतना ना लाए घर पर। देख लिया ना, हो गया ना कांड। मुझे तो अपने दोनों बेटों पर कभी भरोसा नहीं था और इस भरोसा ना करने का नतीजा भी मेरे सामने ही है। ये दो पंजाबन बहुएं। अरे माँ, आप ही तो कहती हो ना कि आजकल लोग प्यार के नाम पे ना झूठा दिखावा करते हैं, एक दूसरे के साथ गलत कर जाते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। तो मैंने सोचा मैं उनकी तरह क्यों बनूं, और जस्सी से मैंने सच्चा प्यार किया था तो सोचा शादी कर लेता हूँ, और कर लिया। अरे जस्सी, तुझे पता भी नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। तू मेरी देवरानी बनकर मेरे घर जो आई है। तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। जस्सी, तेरे जैसा कोई नहीं। अरे पम्मी मेरी जान, मुझे तो तेरे पास आना ही था। आखिर मेरा मन जो नहीं लगता कहीं भी तेरे बिना। अरे बेशर्मो, अपनी सास की भी सुन लो। शादी का फैसला लेते हुए तो मेरे दोनों बेटों ने मुझे नहीं पूछा। माँ, आप जस्सी को जो भी कहोगी ना वो करने को तैयार है वो। क्यों जस्सी, तैयार हो ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं तो आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे अब तुम लोग यहीं खड़े रहोगे या घर का काम धंधा भी करोगे? चलो चलो, सुबह का नाश्ता बना दो। सुबह का नाश्ता मैं बनाती हूँ। ऐसे में मेरी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी। कुछ भी अच्छा सा बना ले, लेकिन मेरी गुजराती रसोई में पंजाबन बहुएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पसंद की चीजें ही बनाओगे। हाँ हाँ माँ जी, मैं बता देती हूँ कि जस्सी को अपनी पहली रसोई में क्या बनाना चाहिए। हाँ हाँ, ले जा अपनी सहेली को। और तू यहाँ खड़ा होकर मेरा मुँह क्या निहारे जा रहा है? अपनी भाभी की सहेली को ही इस घर में बहू बना के ले आया। माँ, आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ होगा ना, तभी आप ऐसा कह रही हो। वरना एक प्यार करने वाला कभी दूसरे प्यार करने वाले को अलग नहीं करता। माँ, आप क्या जानो माँ, प्यार से अलग होना क्या होता है? इससे ज्यादा जिल्लत भरी जिंदगी कुछ नहीं होती माँ। तुझे क्या लगता है तूने ही आशिकी की है? तेरे बाप को प्यार नहीं हो सकता? अरे तेरा बाप तो तुझसे बड़े वाला आशिक था। वो तो मुझे मेरी शादी के मंडप से ही भगा लाया था, वो भी बंदूक की नोक पर। क्या क्या? पापा ने आपको मंडप से भगाकर शादी की, वो भी बंदूक की नोक पर? अरे वाह! अरे माँ, फिर तो इस हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं तो जस्सी के पापा से चप्पल खा कर आ रहा हूँ। चप्पल पे चप्पल खाई मैंने, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया। तब जाके उन्होंने अपनी बेटी मुझे दी। वैसे पता है माँ, उसके पापा तो बिल्कुल सिंघम थे, सिंघम। सुषमा अपनी बड़ी बहू के पंजाबी रहन सहन से तो परेशान थी, लेकिन सुषमा का छोटा बेटा भी अपनी भाभी के पंजाबन सहेली से ब्याह कर लाया था। अब दो पंजाबन बहू की अकेली बेचारी गुजराती सास की बात दब जाया करती थी। अरे विमला, क्या बताऊं तुझे, जब से ये छोटी वाली बहू और आई है तब से तो मेरा घर में जीना मुश्किल हो रखा है। पहले तो एक एक का पलड़ा बराबर भारी रहता था, लेकिन अब तो दोनों बहुएं एक तरफ और तेरी गुजराती पड़ोसन एक तरफ। विमला, कुछ कर विमला, वरना तो मैं बिना जलेबी फाफड़ा के ही मर जाऊंगी। अरे सुषमा, ये तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। देख, मुझे तो लगता है ये सब तेरी बड़ी बहू ने किया है। उसी ने अपनी सहेली को कहा है कि तेरे छोटे बेटे में डोरे डाले और उसे फंसा ले और ब्याह करके इस घर की बहू बन जाए। हाँ, ये भी तू एकदम सही कह रही है। मुझे भी जस्सी का आना किसी षड्यंत्र सा ही लग रहा है। अरे तू अपनी बहुओं पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरी बहू तेरी सुनती नहीं है और तू अकेले पड़ जाती है, तो तू उन दोनों के बीच में फूट डाल दे। विमला, ये तूने सही कहा। अगर मैंने इन दोनों बहुओं में फूट नहीं डलवाई तो ये मुझे जीने ही नहीं देंगी। अब सुषमा को विमला जो कहती है, सुषमा भी वही करती है। अब देर शाम जब सुषमा की छोटी बहू जस्सी अपनी सास से खाने के बारे में पूछने आती है, तो सुषमा बड़े ही प्यार से जस्सी के कान भर देती है। अरे बहू, मैंने तो बड़ी बहू को कहा था कि जो जस्सी को पसंद हो वही बना ले। आजकल तुझे मैं कुछ खाता नहीं देखती हूँ ना, इसीलिए। सच में आपने मेरे लिए इतना सोचा? माँ जी सच में बहुत अच्छी है। फिर तो पम्मी को मेरे पसंद के बारे में अच्छे से पता है। जरूर वो मेरी पसंद का कुछ अच्छा सा बना रही होगी। हाँ, बहू को तो मैंने कह दिया था, बाकी तुम दोनों देख लो। जस्सी तो इस बात से खुश हो जाती है कि उसकी सास ने उसे उसके पसंद का खाना बनाने को कहा है, लेकिन पम्मी को तो सुषमा ने उसके खुद के पसंद का खाना बनाने को कहा था, जब पम्मी किचन में बनाने भी लग गई थी। दीदी माँ जी कितनी अच्छी है ना, उन्होंने मेरे बारे में सोचा। माँ जी भी सही कह रही थी कि मैं दुबली हो गई हूँ। तेरे बारे में सोचा मतलब? अरे वो छोड़,
आज पहली बार माँ जी ने खाने को लेकर बिना किचकिच ये कहा कि मैं अपने पसंद का कुछ भी बना लूं। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे लेकिन माँ जी ने तो आपको मेरी पसंद का कुछ बनाने को कहा था, तो फिर आपने अपनी पसंद का क्यों बनाया? अरे तू मुझसे बहस क्यों कर रही है? अगर मैंने अपनी पसंद का खाना बना लिया तो क्या हो गया? सुषमा हॉल में बैठी हुई जब अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई की आवाज सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। आखिर मैंने कर ही दिया दोनों बहुओं के बीच कलेश। इसे कहते हैं दिमाग। सुषमा दोनों बहुओं में फूट तो डलवा देती है और पम्मी जस्सी दोनों ही कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करती। और उसी बीच फायदा होता है गुजराती सास का, जो सुबह शाम अपनी गुजराती डिश बनवा कर खा रही थी। माँ जी, मुझे अब इस घर में बंटवारा चाहिए, किचन से लेकर बेडरूम और बेडरूम से लेकर टॉयलेट रूम तक, क्योंकि मैं पम्मी के साथ किचन शेयर नहीं कर सकती हूँ। अरे मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। जब से तूने मुझसे झगड़ा किया है तब से तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। हाँ, मैं भी खुश हूँ, और तभी तो मैंने माँ जी के लिए उनकी पसंद की गुजराती डिश बनाई है। अरे वाह वाह, क्या बात है। एक पल को तूने तो अपनी सहेली को भी अनजान कर दिया है। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। इस घर में मैंने ही तुझे लाया, मेरे देवर से मैंने ही तुझे मिलवाया। अब तू इस घर में सबकी चहेती बनी फिर रही है। अरे तुम दोनों के बीच जिस भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा है उसे सुलझाओ, क्योंकि मैं इस घर का बंटवारा नहीं कर सकती। माँ जी, मुझे तो जस्सी से अब जैसे भी अलग होना है। आज न कल तो हम अलग होंगे ही। सुषमा अब घर के माहौल को जंग के मैदान में बदलता देखकर अपनी बहुओं को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी साथ रहने को मान नहीं रही थी। माँ जी देखिए, आप और मैं रह लेंगे। पम्मी दीदी हमेशा से ही अकेले रहना चाहती थी। अच्छा, अब तू मेरे खिलाफ मेरी सास को भड़का रही है। वो मेरी भी सास है, शायद आप ये भूल रही है। तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर अलग हो। ये सब मेरा ही किया धरा है। मैंने ही तुम दोनों में फूट डलवाई है। अब मैं ही कहती हूँ कि तुम दोनों साथ ही अच्छे लगते हो। क्यों माँ जी, आपने मेरे और पम्मी के बीच में फूट डलवाई, वो भी इसीलिए क्योंकि आप दो पंजाबन बहू के बीच अकेले पड़ रही थी। माँ जी, ये आपने सही नहीं किया। आपने अपनी ही बहू के बीच लड़ाई लगवाई है। माँ जी, आप जब भी कहती मैं आपके लिए आपका गुजराती डिश बनाया करती। यहाँ तक कि मैंने आपकी गुजराती भाषा भी सीखने की कोशिश की थी। बहू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। सुषमा अपनी बहू के बीच लड़ाई लगवा कर खुद ही फंस जाती है, लेकिन जब सुषमा को लगता है कि उसकी बहुएं अब घर ही तोड़वा देंगी, तो सुषमा अपने किए पर माफी मांगती है। और सुषमा की दोनों बहुओं को भी यही एहसास होता है कि वो दोनों भी अपनी सास की नहीं सुन रही थी, तभी तो उसकी सास ने ये सब किया। लेकिन अब सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं और सुनते हैं। नायरा सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा कर रही होती है। पूजा करने के बाद नायरा सबके लिए खाना भी बना देती है। कुछ देर बाद नायरा की माँ मालती की आंख खुलती है और वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि नायरा ने घर का सारा काम कर दिया था और खाना भी बना दिया था। ये देखकर नायरा की माँ मालती नायरा के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखते हुए मालती कहती है, भगवान तुझ जैसी बेटी किस्मत वालों को देता है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे बेटे के रूप में तू मिली। आज के समय में ऐसी बेटी कहाँ ही होती है। क्या माँ, आप भी ना सुबह सुबह सब लोग भगवान का नाम लेते हैं और एक आप हो कि अपनी बेटी का नाम ले रही हो। आप भी जल्दी उठा करो, नहा लिया करो, भगवान को याद करो। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं कभी तेरी बराबरी नहीं कर सकती हूँ। तेरी तो बचपन से ही आदत है, 4 बजे उठकर नहा लेती है और घर का सारा काम भी कर देती है तू तो। मैं बाकी लोगों की तरह देर से नहीं सोती हूँ ना, तभी तो मेरी जल्दी आँख खुल जाती है। और मेरी आदत है कि मैं सोकर उठूं तो सबसे पहले नहाकर पूजा पाठ करूं। तू अपने ससुराल में जाएगी तो मेरा ही नाम रोशन करेगी। तेरी सास भी हमेशा तेरी तारीफ ही करेगी। माँ, आप जाओ नहा लो अब, और मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा, तेरे कॉलेज की छुट्टी है ना? वो क्या है ना, मैंने तेरी शादी के लिए काफी अच्छे लड़के से बात चलाई है। अगर वहाँ बात बन गई तो जल्दी ही तेरे इस घर से डोली उठेगी। क्या माँ, आप भी, मैं आपको कभी भी किसी चीज के लिए टोकती थोड़ी हूँ। जो आपको ठीक लगे आप वही करो। और हाँ, मेरे कॉलेज की छुट्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं पूरे दिन सो जाऊँ।
मुझे पता है बेटा, तुझसे सोया ही नहीं जाएगा पूरे दिन। चल तू खाना लगा, मैं नहा के आती हूँ। मालती अपनी बेटी नायरा से बहुत खुश थी क्योंकि नायरा काफी समझदार और संस्कारों वाली लड़की थी। नायरा को पता था कि कैसे घर संभालते हैं, सब कुछ उसे अच्छे से आता था। कुछ दिनों बाद मालती एक बहुत ही अच्छे लड़के जिसका नाम अर्जुन था, उसे नायरा के लिए चुनती है और उसकी शादी करवाती है। सुहागरात की रात अर्जुन नायरा के करीब जा रहा था, तभी नायरा अर्जुन को दूर करते हुए कहती है, क्या अभी ये कोई समय है ये सब करने का? आपने घड़ी में समय देखा है क्या हो रहा है? अभी घड़ी देखने का समय ही कहाँ है, आज तो हमारी सुहागरात है। सुहागरात तो रात में ही होती है ना। हम पहले बातें करेंगे। अच्छा नायरा, तुम काफी ज्यादा सुंदर भी हो, अपने बारे में कुछ बताओ। बात तो कल भी हो सकती है, रात के 10 बज गए हैं। अब तक तो मैं अपने मायके में होती ना तो सो भी चुकी होती, और अभी मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। चलो ना सोते हैं हम अर्जुन जी। क्या नायरा, तुम क्या बोल रही हो? आज की रात कोई कैसे सो सकता है? सुहागरात का तो मतलब ही होता है कि एक दूसरे को और अच्छे से जानना, और तुम हो कि सोने को कह रही हो। अर्जुन जी, अब तो मैं इसी घर में आपके साथ ही रहूंगी ना। बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन अभी हमारे लिए सोना जरूरी है, क्योंकि जो जल्दी सोता है वही जल्दी उठता भी है। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तो जा रही हूँ सोने। और मैं आपको भी यही बोलूंगी कि आप भी सो जाना। आगे आपकी मर्जी, जो करना है करो आप। नायरा इतना बोलकर सो जाती है। नायरा के सोने के बाद अर्जुन बेचारा क्या करता, वो भी चादर तानकर सो जाता है। अगली सुबह 4 बजे ही नायरा उठती है और नहाने चली जाती है। नायरा की सास को बार बार आवाजें आ रही थी। ये सुनकर नायरा की सास प्रेमा खुद से कहती है, ये इतनी सुबह सुबह कौन शोर करने लग गया? ये पक्का चंट कांता ही होगी, पड़ोस में होने का फायदा उठा रही है। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, सुबह सुबह मुर्गा बनी हुई है। प्रेमा की नींद खराब हो रही होती है, इसीलिए उसे काफी गुस्सा आता है। प्रेमा अपने कमरे की खिड़की पर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, एक कांता, तेरे घर की खटपट की आवाज बाहर तक आ रही है। यह आवाज अपने घर तक ही रख, क्योंकि मेरी नींद खराब हुई ना तो ना रहेगा तेरा घर और ना आएंगी ये आवाजें। प्रेमा गुस्से से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन जब आवाज आना बंद नहीं होती तो वो कमरे के बाहर निकलती है और पड़ोसन को सुनाने जा ही रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहू सुबह ही नहा चुकी है और पूजा कर रही है। ये देखकर प्रेमा अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं मानती हूँ कि आज तेरा अपने ससुराल में पहला दिन है, लेकिन हम पुराने समय के लोगों की तरह नहीं हैं, जो बहू को सुबह सुबह उठाकर काम करवाएं। तू आराम से सोती ना बहू। माँ जी, मैं ससुराल में आई हूँ, मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं बस ये सब नहीं कर रही। मैं शादी से पहले भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेती थी, और इसलिए ही मैं ससुराल में भी ऐसा ही कर रही हूँ। ठीक है, तुझे जल्दी उठना है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अरे अभी 4 ही बजे हैं, और सुबह सुबह उठकर लोग कसरत करते हैं, योग करते हैं, तो तू नहा के नई नवेली दुल्हन बनकर बैठ गई। माँ जी, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। मुझे सुबह उठकर नहाना अच्छा लगता है और मैं नहाती ही हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ कि आपको भी नहाना चाहिए, और देखना आपका भी दिन कितना अच्छा जाएगा, क्योंकि सुबह ही सारे काम कर लो तो दिन भर की छुट्टी हो जाती है। बहू, अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जब मैं अच्छे से सोकर उठूंगी ना 9 बजे तब तुझसे बात करती हूँ। और हाँ, ज्यादा शोर मत कर, और लोग भी सो रहे हैं अभी। प्रेमा इतना बोलकर वापस सोने चली जाती है। प्रेमा अपनी बहू को बाद में भी ज्यादा कुछ नहीं समझाती है, और इसी तरह नायरा रोज रोज सुबह उठकर नहाने लगती। फिर पूजा पाठ करना, यही सब अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे। नायरा की सुबह उठकर नहाने की आदत से अब प्रेमा परेशान होने लगी थी, क्योंकि उससे प्रेमा की नींद काफी खराब होती थी। कई दिनों तक यही चलता है। कुछ दिनों बाद जब नायरा सो रही थी तो उसकी सास उसके कमरे से बाहर से कुंडी लगा देती है और कमरे के बाहर ही सो जाती है। जब नायरा की आंख खुलती है और वो नहाने जा रही होती है तो दरवाजा नहीं खुलता और वो दरवाजे को पीटते हुए बोलने लगती है, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो माँ जी। बहू, तेरी वजह से मैं इतने दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ, और अब तू अंदर आराम से सो जा। मैं भी तेरे कमरे के बाहर मस्त नींद पूरी कर रही हूँ अपनी। माँ जी, मुझे नहाना है। आप क्या बात कर रही हो? दरवाजा खोलो ना माँ जी। बहू, तुझे जल्दी उठने की आदत है, लेकिन हमें तो नहीं है ना, और तू जल्दी उठ जाती है फिर आवाज लगाने लगती है, हमारी भी नींद खराब होती है।
अब बार बार मत बोल और चुपचाप वहीं सो जा। और एक दिन सुबह ही नायरा जल्दी उठकर नहाने जा रही थी। तभी नायरा की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है जहाँ चोर जा रहा था। और ये देखकर नायरा घर से बाहर निकलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चोर चोर, कोई है बाहर? आओ सब, रमा आंटी आपके घर में चोर घुस रहा है, बाहर आओ सब। नायरा की आवाज सुनकर वहाँ सब लोग आ जाते हैं। नायरा का पति और सास वो दोनों भी आ जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। तभी रमा नायरा और प्रेमा से कहती है, अरे प्रेमा, तेरी बहू ने तो आज सच में कमाल ही कर दिया। सब लोग सोते रह जाते और चोरी करके चोर चले जाते, लेकिन आज तेरी बहू की वजह से ही मेरे घर चोरी होते होते रह गई। हाँ बहू, आज तेरी जल्दी उठकर नहाने वाली आदत से रमा के घर चोरी होने से बच गई और हमें भी सबक मिल गया कि हमें कुंभकर्ण की तरह तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। नायरा बहू, थैंक यू। प्रेमा ने बताया था कि वो अपनी बहू की जल्दी उठकर नहाने वाली आदत से परेशान है, लेकिन आज सच में तेरी इस आदत ने मेरा घर बचा लिया। अब तक जो नायरा की जल्दी उठकर नहाने की आदत से उसकी सास को परेशानी हो रही थी, लेकिन जब उसकी आदत की वजह से पूरे मोहल्ले के सामने नायरा की तारीफ होती है तो प्रेमा को भी काफी अच्छा लगता है और वो भी अपनी बहू को जल्दी उठने से मना नहीं करती। रीति एक जानी मानी राइटर थी और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब वो अपनी सबसे चर्चित बुक नानी की कहानियों के पब्लिक इवेंट में बैठी हुई थी। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ थी और हर कैमरे की नजर सिर्फ रीति पर थी। तभी इस इवेंट में आया एक रिपोर्टर सवाल करते हुए रीति से पूछता है, रीति जी, आपकी बुक नानी की कहानियाँ बहुत मशहूर है और आज इसकी कामयाबी के लिए ये शानदार पार्टी रखी गई है, लेकिन हमारा एक सवाल है कि इस बुक में लिखी गई सब कहानियाँ सच हैं या फिर ये सब बस आपके मन से बनाई हुई कहानी है? देखिए, किसी भी कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, उसकी खुद की एक वजह होती है। तो हाँ, मेरी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ हैं। अगर आप बुरा न माने तो हम आपकी ये कहानियाँ आपकी मुंह जुबानी सुनना चाहेंगे। क्या आप हमें अपनी नानी की कहानियाँ सुनाएंगी? जी हाँ, मुझे अपनी नानी की कहानियाँ सुनने में बहुत खुशी होगी। हालांकि मैं उन जैसी कहानी आपको शायद न सुना पाऊँ, पर कोशिश करूँगी आपको पसंद आए। 5 साल की रीति भागती हुई स्कूल से घर आती है और स्कूल के बैग को जल्दी से एक कोने में फेंककर अपनी नानी के पास जाकर कहती है, नानी, नानी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो, भूख से पेट दर्द हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, आ गई तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर अब मालती जल्दी से रीति के लिए खाना लेकर आती है और खाना देखकर रीति कहती है, नानी, मैं जल्दी से खाना खा लूंगी, फिर आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना। बहुत दिन हो गए हैं, आपने मुझे कहानी नहीं सुनाई, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। मेरी छोटी सी गुड़िया, आज मैं तुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना, आराम से चबा चबा कर खाना, ठीक है? अपनी नानी की बात सुनकर रीति अपना खाना खाकर खत्म करती है और फिर मालती की गोद में आकर बैठ जाती है और कहती है, लो नानी, मैंने खाना खा लिया है, अब जल्दी से अपनी कहानी शुरू कर दो। हाँ मेरी बच्ची, तो आज मैं तुम्हें एक मेहनती किसान की कहानी सुनाऊंगी। तो एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था, जो कि जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता और अपना घर चलाता। लेकिन उसकी पत्नी एक नंबर की लालची इंसान थी, जो कि उन लकड़ियों को महंगे दाम पर बेचती थी। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ी काटने जाता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे हो तो आते समय ना हमारे लिए आम के बागान से कुछ आम लेते आना, बहुत मन कर रहा है आम खाने का। नहीं 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 नहीं, मैं आम के बागान में नहीं जाऊंगा। वो आम के बागान का मालिक वो बहुत ही गुस्से वाला है। अगर उसने मुझे आम चुराते हुए देख लिया तो वो मुझे बहुत ही मारेगा। और वैसे भी चोरी करना पाप है। तुम बाजार से ले आओ ना, है? जाओ बाजार से ले आओ आम। अरे जब फ्री में आम मिल रहे हैं तो पैसे काहे के लिए खर्च करें? चुपचाप मेरे लिए आम लेते आना, वरना घर वापस मत आना। हद हो गई, ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप कर दिए थे हमने, जैसी कंजूस और लालची बीवी मिली है हमको। मेरे बारे में कुछ कह रहे हो का? हमारी बुराई कर रहे हो ना? भला मेरी क्या मजाल है जो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी ही बुराई करूं? ना 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 ना,
डायन के हाथों से मरना थोड़ी है, मतलब तुम्हारे हाथ से पिटना थोड़ी है मुझे। लेकिन एक काम करो, आज तुम ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आम तोड़ के दे दूंगा और तुम आराम से बैठ के खाती रहना, और फिर मैं लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाऊंगा। हाँ, ये भी ठीक ही रहेगा, इसी बहाने हम थोड़ा घूम भी लेंगे। इतना कहकर दोनों पति पत्नी जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा नजर आता है, जिसके किनारे से निकलते समय रामू के हाथ से उसका एक सिक्का उस तालाब में गिर जाता है। ये देखकर रामू कहता है, हाय राम, ये आखिरी पैसे थे मेरे पास, अब ये भी गिर गए, अब क्या होगा? आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता है। अब बताओ, घर कैसे चलेगा? शाम को हवा खाकर पेट भरोगे का? सरला इतना कहती है कि तभी उस तालाब में हलचल होने लगती है, और ये देखकर दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। जिसके बाद उस पानी से एक जिन बाहर आता है और अपने साथ एक पैसों से भरा बैग लाता है और कहता है, क्या ये नोटों से भरा बैग आपका है? शायद आपने गलती से इसे पानी में फेंक दिया था। हाय राम, एक सिक्के के बदले इतने सारे पैसे, अगर ये सब मिल जाए हमको तो मजा ही आ जाए। अरे नहीं नहीं भैया जी, ये पैसे हमारे नहीं है, हमारा बस एक सिक्का अंदर गिरा था, आप अगर वो हमें। अरे क्या कह रहे हो? 7 जन्म में भी इतने पैसे ना ही जमा कर पाओगे। अब मिल रहे हैं तो इन्हें एक बार में ही ले लो ना, माला माल हो जाएंगे हम। ये तुम क्या कह रही हो? इतना भी लालच करना सही नहीं होगा, लालच करने वालों का हमेशा बुरा ही होता है। आप चुप रहिए, हमको बात करने दीजिए। जी हाँ, ये पैसे हमरे हैं, आप ये बैग हमें ही दे दो। नहीं, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, तुम झूठ कह रही हो। अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जिन की बात सुनकर जिन अपने पैसे वापस तालाब में लेकर जाने लगता है, लेकिन उसके हाथ से वो पैसे छीनने के लिए आगे बढ़ती है और सरला का पैर फिसल जाता है, वो तालाब में गिर जाती है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और फिर से जिन पानी से बाहर आता है और अपने साथ सरला को लेकर आता है। लेकिन ये सरला बहुत शांत और सुंदर थी और फिर से जिन कहता है, सुनिए, क्या ये सुंदर और सुशील पत्नी आपकी है? शायद गलती से ये तालाब में गिर गई थी, आप इन्हें वापस ले लीजिए। ये वाली तो बहुत ही सुंदर और शांत भी है, काश मेरी भी पत्नी ना ऐसी होती सच में। अरे आप क्या कह रहे हैं? हम ही तो हैं आपकी पत्नी, हमें वापस ले जाओ यहाँ से। लेकिन ये वाली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये तुम्हारी तरह लालची नहीं होगी, तो मैं सोच रहा हूँ इसे ही ले जाता हूँ। हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आज के बाद कभी भी लालच नहीं करेंगे, हमको माफ कर दो। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है, वरना आगे से ना तुमने कभी ऐसा कुछ किया ना तो मैं फिर तुम्हें इसी तालाब में धक्का दे दूंगा और नई वाली पत्नी को लेके चला जाऊंगा। हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। सरला को अपनी गलती का पछतावा होता है और रामू सरला को जिन से पुरानी वाली सरला वापस देने को कहता है, लेकिन जिन उसकी बात नहीं मानता। जिन सरला को वापस नहीं देता और नई सरला को छोड़कर वो पुराने सरला को अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक सरला को रामू की आवाज आने लगती है और सरला की आंखें खुल जाती है। वो खुद को घर की खाट पर पाती है और ये देखकर रामू कहता है, अब क्या हो गया तुमको? जोर जोर से चिल्ला रही हो, तुम्हारी नींद में बात करने की आदत जाएगी नहीं क्या? का कहे, ये एक सपना था। हे भगवान, तोरा शुक्र है, हमें तो लगा हम मर गए। लगता है इस बार सपने में किसी ने तुम्हें सबक सिखा ही दिया, तभी तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ जंगल जाना है, तो ठीक है चलो, वहाँ पे आम के बागान में तुम बैठ के आम खाना। चलो मेरे साथ, मैं जंगल ही जा रहा हूँ। क्या कहा? जंगल यानी रास्ते में तालाब? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस दिन के बाद कभी भी लालच नहीं करती। लेकिन नानी, क्या ये जिन और परी वाली कहानियाँ सच में होती हैं? क्या सच में उस तालाब में एक जिन रहता था? क्या वो अभी भी है? नहीं बेटी, ये कहानी बस इंसान को सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए होती है। इस कहानी का असली मकसद था लोगों को ये सीख देना कि लालच बुरी बला है, जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। अच्छा ऐसा है। नानी, ये कहानी सच में बहुत अच्छी थी, आप मुझे कल फिर से एक कहानी सुनाना। सच में मैडम, आपकी नानी की कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं। हम विश करेंगे कि आपकी कहानियाँ और तरक्की पर जाएं। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के लिए अपनी नानी की कहानियाँ लेकर आती रहूं, ताकि जो कहानियाँ हमारी दादी नानी ने हमें सुनाई थी उनसे आज की पीढ़ी जुड़ी रहे। आपकी सोच और आपकी कहानियाँ दोनों ही बहुत अच्छी हैं। सभी रीति की बात सुनकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं
और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दोस्तों, क्या आपकी दादी नानी ने भी कभी कोई ऐसी ही कहानी आपको सुनाई है? अगर हाँ, तो हमें अपनी कहानियाँ कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।